Okay, welcome again in the class. Now I'm going to discuss with you very important topic and that is resolution of a vector. तो आप हैंड डाल लीजिए, नया टॉपिक है resolution of a vector resolution of a vector का मतलब होता है रिजॉल्व करना। किसी वेक्टर को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कैसे किया जाता है, दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स में कैसे रिजॉल्व किया जाता है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में चलिए इसको पहले एक बेसिक डिफिनेशन बताता हूँ पहले मैं आपको, उसके बाद फिर इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है क्या, साथ साथ लिखेंगे डिफिनेशन। इट इज द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग, इट इज द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग it is a process of splitting a vector into two or more vector, a vector into two or more vectors in such a way that their combined effect is same is of the given vector ठीक है, जरा इसका मतलब क्या है ये मतलब आपको समझा देते हैं। बोल रहा है कि आप इट इज द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग, यहाँ पे आपको स्प्लिट करना है वेक्टर इनटू टू और मोर वेक्टर्स in such a way that their combined effect is same of the given vector। तो ऐसे वेक्टर को क्या कहते हैं, जब आप डिवाइड कर देते हैं तो उसे कहते हैं कंपोनेंट वेक्टर। सो द वेक्टर इनटू व्हिच गिवन वेक्टर इज स्प्लिट is called the vector into which the given vector is splitted are called component vector is called component vector। तो उस जो वेक्टर स्प्लिट होगा, जो वेक्टर आएगा उसे कहेंगे कंपोनेंट वेक्टर। तो जरा इसको समझते हैं ये क्या मतलब है। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, एग्जांपल के तौर पे देखिए ये एक वेक्टर है, ठीक है, ये वेक्टर मान लेते हैं वेक्टर ए। ये तो डायरेक्शन दे रखा है दो, एक्स और वाई, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं मोशन इन अ प्लेन, तो हमको दोनों, तो इस वेक्टर को मैं एक्स में भी रिजोल्व कर सकता हूँ, इस वेक्टर को मैं वाई में भी रिजोल्व कर सकता हूँ, इस वेक्टर को मैं ए में भी रिजोल्व कर सकता हूँ, इस वेक्टर को वाई में भी रिजोल्व कर सकता हूँ। तो इसको जो रिजोल्व करते हैं, स्प्लिट करते हैं, इस ए वेक्टर को इसके दो कंपोनेंट में, एक एक्स डायरेक्शन में और दूसरा वाई डायरेक्शन में। अगर ए डायरेक्शन में रिजोल्व करेंगे तो हम उसको कह सकते हैं ए एक्स वेक्टर, और अगर वाई डायरेक्शन में रिजोल्व करेंगे इसे हम कह सकते हैं ए वाई वेक्टर। तो क्या इसकी वैल्यू होगी, वो डिपेंड करेगा कितना एंगल बना रहा है ये वेक्टर किससे। तो मान लेते हैं, चलिए इस ए वेक्टर को हम एक्स में रिजोल्व करते हैं और मान लेते हैं ये एंगल थीटा है। तो मैंने आपको बताया था जो वेक्टर, जो भी लाइन जिस तरफ आपको रिजोल्व करना है उससे अगर थीटा एंगल बना रहा है, उससे जुड़ा हुआ है, तो वो हमेशा आपको कॉस कंपोनेंट देता है। तो ए एक्स इस डायरेक्शन में जब इसको रिजोल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू होगी ए कॉस थीटा। और जो अपोजिट एंगल होता है जिसमें केवल थीटा जुड़ा नहीं होता है, इसे हम कहेंगे ए साइन थीटा। तो यहां पर हो गया ए वाई में हो गया ए साइन थीटा और ए एक्स में हो गया ए कॉस थीटा। यानी अब मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूं, अगर मान लीजिए कोई वेक्टर आपको ऐसे दे रखा है और आपका ये एंगल दे रखा है, तो ये वाला कंपोनेंट क्या कहलाएगा, ए कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या कहलाएगा, ए साइन थीटा। तो इस ए वेक्टर को मैंने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, तो ये जो बटा हुआ वेक्टर, जो ये वेक्टर जो है जिसको कंपोनेंट ब्रेक किया है, इसे कहेंगे कंपोनेंट वेक्टर ऑफ ए। एक्स डायरेक्शन में इसकी वैल्यू होगी ए कॉस थीटा, वाई डायरेक्शन में इसकी वैल्यू होगी ए साइन थीटा, पहली बात। अब मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए ये थीटा जो है वो इससे एंगल ना बना करके अगर इससे एंगल बना रहा होता है तो क्या होती वैल्यू। तो देखिए, अगर मान लीजिए यही चीज अगर मैं ऐसे दे देता आपको, देखिए ये है वेक्टर ए
और मान लेते हैं कि ये थीटा यहां से होता है, ये थीटा ये होता, ठीक है, ये एक्स है, ये वाई है। अगर थीटा यहां से होता है तो यहां पर जो कंपोनेंट होता है वो होता है ए कॉस थीटा, और यहां चूंकि थीटा जुड़ा नहीं हुआ है इसलिए कंपोनेंट होता है ए साइन थीटा, ठीक है। तो जिससे थीटा अटैच होता है, अगर आप उस पर रिजोल्व करते हैं तो वो हमेशा आपको कॉस कंपोनेंट देता है और अपोजिट वाला आपको साइन कंपोनेंट देता है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, अगर मान लीजिए सपोज करिए आपको ये वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे कि ये ए कॉस थीटा क्यों हुआ। चलिए हम इसको ऐसे करते हैं, यहाँ पे एक वैल्यू देते हैं ओ ए बी, ठीक है। मैं देखता हूँ कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो यहां से देखिए कॉस थीटा क्या होगा। कॉस थीटा होता क्या है, साइन कॉस टेन, आपको पता है क्या होता है। यस, कॉस क्या होता है बताइए, किस किस दो टर्म का रेशियो बेस होता अपॉन है। हाइपोटेन्यूज बेस sec थीटा अपॉन 1 by sec थीटा। नहीं नहीं, 1/sec अच्छा, थीटा तो ये होता है, बेस बाय क्या होगा, बेस बेस बाय बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज यही होता है। तो बेस कितना है यहाँ पे देखिए, बेस है आपका ओबी, और देखिए आपका ये क्या है, ये है आपका ओ ए यानी वेक्टर ए। तो यहां से आपको क्या निकालना है, ओबी की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। ओबी की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि इसको मैं यहाँ पे रिजोल्व कर रहा हूँ, तो ओबी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए ओबी वेक्टर कितना होगा, ए कॉस थीटा। तो देखिए ऑलरेडी मैंने आपको निकालना सिखाया था ये चीज आपको, है ना। तो देखिए चूंकि ये इसमें याद। ए कॉस थीटा, तो उसका अपोजिट वाला क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा, ठीक है। आप वैसे तो मैं आपको बताऊं तो ये भी कॉस कंपोनेंट ही होता है। जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि ये 90 ये थीटा है और ये टोटल 90, तो ये क्या कहलाएगा 90 माइनस थीटा। बात समझना जरा, अगर इसको मैं यहाँ रिजोल्व करूंगा तो वो भी कॉस कंपोनेंट ही देगा, लेकिन कैसे देगा, ऐसे देगा। देखिए हम अगर इस एंगल को रिजोल्व करें, इस एंगल को, तो क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए इसको हम ऐसे कर देते हैं, यहां से इसको ऐसे बना देते हैं। चलिए हमको ये वैल्यू निकालनी है। देखिए ये अगर थीटा है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, देखिए यहाँ पे ये एंगल थीटा है, इसकी वैल्यू क्या होगी अगर मैं उसको निकालना पड़े, ओ ए बी, इसको कर देते हैं चलिए सी। तो देखिए हम कह सकते हैं, अगर मान लो मैं बोलूं कॉस 90 माइनस थीटा, यहां से थीटा की वैल्यू निकालिए कॉस 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये क्या ए सी, सॉरी क्या होता है आपका फॉर्मूला, क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है ओसी और हाइपोटेन्यूज क्या है ओए। ओए का मतलब क्या हुआ, ओए का मतलब ए वेक्टर। तो ओसी, ओसी मुझे निकालना है, ओसी बाय ए वेक्टर। और cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा, ठीक है। तो ओसी बाय हो गया ए वेक्टर, तो ओसी की वैल्यू क्या आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ओसी की वैल्यू हो जाएगी ए साइन थीटा। तो चाहे तो आप ट्रिग्नोमेट्री यूज करिए और वैल्यू निकाल लीजिए, तब भी वही वैल्यू आएगी, या फिर मेरा ट्रिक याद कर लीजिए, जिससे थीटा जुड़ा होता है वो कॉस कंपोनेंट देता है, ठीक है। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है ऑर्थोगोनल ट्राइड ऑफ यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल ट्राइड, ऑर्थोगोनल ट्राइड ऑफ यूनिट वेक्टर, ऑफ यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल ट्राइड ऑफ यूनिट वेक्टर, और इसे हम बेस वेक्टर भी बोलते हैं, बेस वेक्टर, ठीक है। ऑर्थोगोनल ट्राइड ऑफ यूनिट वेक्टर, देखिए ऑर्थोगोनल ट्राइड ऑफ यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है, हम सब जानते हैं कि एक्स वाई जेड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट वेक्टर का यूज किया जाता है। देखिए ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन है। तो एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं, उसे कहते हैं किस फॉर्म में, आई जे और के कैप। ये मैंने आप लोगों को जब डिफिनेशन पढ़ाया था तब बताया था, यूनिट वेक्टर होता है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, और जो आई कैप होता है वो एक्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जे कैप जो होता है वो वाई डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, और के कैप जो होता है वो जेड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इसे कहते हैं यूनिट वेक्टर। तो इस डायरेक्शन में हम लिख देते हैं आई कैप, ये क्या हो गया आई कैप, ये क्या हो गया जे कैप, और ये क्या हो गया के कैप। इनका जो एंगल है ये हमेशा क्या होगा, ये एक दूसरे से हमेशा म्यूचुअल परपेंडिकुलर होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, परपेंडिकुलर। आपको पता है तीनों एक्सिस क्या है, अगर मैं एक्स और वाई के बीच में एंगल निकालूं तो आएगा 90 डिग्री, वाई और जेड में एंगल निकालूं तो बेटा ये भी 90 डिग्री होगा, और एक्स और जेड में एंगल निकालूं तो बेटा ये भी 90 डिग्री ही होगा। यानी सारे जो है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री। तो ये जो म्यूचुअल परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर होते हैं ना, इसे ही बोलते हैं ऑर्थोगोनल ट्रायड, ठीक है। ट्रायड क्यों, क्योंकि तीन है आई जे के 90 डिग्री बना रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं ऑर्थोगोनल ट्रायड। यूनिट वेक्टर है क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स वाई जेड डायरेक्शन को, और इसी को बोला जाता है बेस वेक्टर, ठीक है, इसको बेस वेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है।
और इनकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है आई, अगर मॉड लेंगे जे और मॉड ऑफ के, तो इनकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, यूनिट का मतलब 1। तो इनका जो मॉड होता है, इनका जो मैग्नीट्यूड होता है, मॉड मतलब मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड जो होगा, मैग्नीट्यूड जो होता है वो क्या होता है यूनिट वेक्टर का, वो हमेशा और हमेशा 1 ही होगा। तो जब भी कोई प्रोडक्ट निकालेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही क्वांटिटी आ जाएगी, इसलिए इसको जो आपका इफेक्ट होगा वो नलिफाई हो जाएगा। जैसे आपको मैंने बताया होगा कि देखिए ये अगर मान लीजिए ये पॉइंट है, कोई पॉइंट, आप मान लीजिए इस पॉइंट को मुझे रिप्रेजेंट करना है, तो मान लेते हैं चलिए आप 3 कदम एक्स में चले, ठीक है, और 1 2 3 4 5 कदम आप वाई पे चले, तो ये कोऑर्डिनेट होता है 3 और 5। अब फिजिक्स में इसको कैसे लिखा जाते हैं, 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप। आप बात समझना, ठीक है ना, ऐसे तो लिखेंगे ना कि अगर आपको यहाँ पहुंचना है तो 3 कदम आप एक्स में चले तो 3 आई कैप, और प्लस 5 कदम आप वाई में चले तो आप ये यहाँ पे आ जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है आई जे, ठीक है। तो ये हो गया, उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो अगर 1 का मल्टीप्लाई भी करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये 3 तो मैग्नीट्यूड है, इंटू इंटू क्या है डायरेक्शन, तो 3 इंटू 1 3 इंटू आई, तो 3 आई प्लस 5 जे, तो 3 इंटू आई की वैल्यू कितनी है 1, तो 3 ही आ जाएगा। जे की वैल्यू भी क्या होती है 1, क्योंकि सब यूनिट वेक्टर है तो 5, तो कोऑर्डिनेट फिर आपको ये मिल जाएगा। तो इसलिए इफेक्ट जो होता है वो आपको दिखता नहीं है, ठीक है। लेकिन चूंकि हमें पढ़ना है, हमें डायरेक्शन भी देखनी है, क्योंकि हम वेक्टर पढ़ रहे हैं, इसलिए हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे आई जे के से। समझ में आ गया क्या होता है ऑर्थोगोनल ट्रायड ऑफ यूनिट वेक्टर, इसे हम बेस वेक्टर भी कहते हैं। और नेक्स्ट जो है आपका वो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर component, component, rectangular components of a vector, rectangular component of a vector, ठीक है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होता है, रेक्टेंगल के फॉर्म में जो कंपोनेंट निकालते हैं उसे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहते हैं, जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया है अभी जस्ट पहले। देखिए ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। इसमें मैं एक वेक्टर कंसीडर कर लेता हूँ, चलिए ये मेरा हो गया एक वेक्टर ए, ठीक है, ये मेरा एक वेक्टर ए है, ठीक है, ये बना रहा है थीटा एंगल। तो ये देखिए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मतलब ये है, ठीक है, ये ठीक है। मुझे वैल्यू कितनी निकालनी, इतनी वैल्यू निकालनी, ये वैल्यू क्या कहलाएगी, तो हम कहेंगे ये वैल्यू मेरा है ए वाई। ये जो वेक्टर है वो क्या है, ये वेक्टर है ए एक्स, एक्स में जो इसका रेजोल्यूशन होगा ए एक्स, वाई में जो रेजोल्यूशन होगा ए वाई, और ये वेक्टर ए है। तो देखो इस वेक्टर ए को मैं कैसे लिख सकता हूँ, आई कैन राइट दिस वेक्टर ए लाइक दिस, वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई। याद है आपको, जैसे मैंने आपको पहले समझाया था कि एक वेक्टर है ए, मान लेते हैं ये वेक्टर ए है और ये वाला वेक्टर बी है, तो ये आर क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। याद है आपको जब मैंने लिखवाया था आपको, ये वेक्टर ए मान लेते हैं, ये वेक्टर हो जाता है बी, तो मुझे अगर आर हाँ भैया। निकालना है तो आर इज इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है। तो ये हो गया रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर ऑफ वेक्टर ए, नंबर 1। नंबर 2, अब हम बात करते हैं जरा इसका एनालिटिकल फॉर्म, ठीक है। एनालिटिकल फॉर्म में अगर मुझे इसे कन्वर्ट करना है, क्योंकि मेनली तो मेरा ऑब्जेक्टिव तो इस तरह से सॉल्व करना है, क्योंकि इसी तरीके से आपको सॉल्व करने के लिए आएगा और ऐसे ही न्यूमेरिकल बनेंगे। तो जरा इसको सॉल्व करने के लिए जरा हम मदद लेते हैं ऑर्थोगोनल ट्रायड का, जो ऑलरेडी हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा है। तो देखिए अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की बात करना है हम। तो देखिए यहाँ पे एक वेक्टर ले लेते हैं, वेक्टर ए, चलिए ये हो गया मेरा वेक्टर ए। इस वेक्टर ए का इस डायरेक्शन में ए एक्स, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, और अगर मैंने आई कैप लगा दिया इसका मतलब ये हुआ कि मैं एक्स डायरेक्शन में वैल्यू निकाल रहा हूं इसकी, ठीक है। और ऐसे ही ए वाई तो हो गया मेरा मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन क्या है वाई डायरेक्शन, तो लिख दिया जे कैप। तो ये हो गया मेरा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। अब जरा इसको मैं एक बार समझता हूँ, जरा यहाँ पर भी अगर मुझे ए वेक्टर निकालना हो, सॉरी अभी इसको यूज नहीं करेंगे, अभी इसका मैंने पहले तो मैंने आपको सिंपल फॉर्म बताया जो हमने पहले पढ़ा था। अब हम बता रहे हैं डायरेक्शन को लेके कैसे लिखेंगे, तो डायरेक्शन को लेके लिखेंगे वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर ए एक्स आई कैप प्लस वेक्टर ए वाई जे कैप, क्योंकि यहाँ पर हम ऑर्थोगोनल ट्रायड को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक दूसरा फॉर्म हो गया, ठीक है, ये एक फॉर्म ये हो गया। अब हम बात करेंगे थर्ड, और जो है हमारा मैग्नीट्यूड का फॉर्म, कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे एनालिटिकल फॉर्म में, समझते हैं जरा इसे। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, जरा हम कंपोनेंट निकालने की बात करेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए, अगर मुझे ax की वैल्यू निकालनी हो, ax की वैल्यू निकालनी हो, तो देखिए इसी को सॉल्व कर देते हैं, यहाँ पे यहीं पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। ax की वैल्यू क्या होगी, चूंकि इससे थीटा जुड़ा हुआ है इसलिए लिखेंगे हम a cos थीटा, ये हो गया मेरा ax की वैल्यू।
ए वाई की वैल्यू क्या होगी, चूंकि थीटा से जुड़ा नहीं है, ये हो जाएगा ए साइन थीटा। तो हम यहाँ लिख देते हैं ए एक्स, माई ए एक्स इज वॉट, ए कॉस थीटा। ठीक है, ए वाई क्या है, ए वाई मेरा हो गया ए साइन थीटा। चलिए, ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। नाउ आई एम स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ इक्वेशन। तो मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले हम करते हैं स्क्वायरिंग एंड फर्दर एडिंग। पहले स्क्वायर करेंगे फिर ऐड करेंगे बोथ इक्वेशन 1 एंड 2, बोथ इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 को स्क्वायर करके ऐड करते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन लेते हैं, पहले क्वेश्चन को स्क्वायर करते हैं। तो देखिए ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी ए एक्स स्क्वायर। जरा इसको स्क्वायर करके देखते हैं, तो हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी ए वाई स्क्वायर। दोनों साइड के स्क्वायर होगा ना, बोथ साइड। तो जरा इसको ऐड कर देते हैं, जरा इसके बाद फिर ऐड करते हैं। तो देखिए ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे जब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू तो 1 होती है, हम सब जानते हैं। तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। अब यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लीजिए, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ये हो गया मेरा ए का मैग्नीट्यूड। अब समझना जरा, ये तो आ गया ए का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका। चूंकि ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, इसलिए मुझे पता है कि यहाँ पे एंगल क्या बन रहा होगा, ए और बी के बीच में। देखिए ए एक्स और ए वाई के बीच में 90 डिग्री, और 90 डिग्री में ये वैल्यू आती है, हमने आपको बताया था आर इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर दो वेक्टर ए और बी आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहे होते हैं तो यही वैल्यू आती है। वो मान लीजिए मुझे थीटा निकालना है, मुझे निकालना है कि जो आर है, जो ये वेक्टर ए है, वो ए एक्स या ए वाई से कितना एंगल बनाएगा। तो चलिए इसको भी एक बार देखना, अगर देखना है तो आप देख सकते हो कैसे निकालेंगे। तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से देखिए थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। थीटा इक्वल टू क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, tan थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू हो गया मेरा tan थीटा इक्वल टू व्हाट, ए एक्स। तो ये हो जाएगा ए वाई डिवाइड बाई ए एक्स। यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या हो गई, tan इनवर्स ए वाई बाई ए एक्स। ये हो गया मेरा थीटा की वैल्यू। चलिए इसको लिख लीजिए, पहले एक को इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1 कर दीजिए। तो जब 2 और 1 को डिवाइड करेंगे तो देखिए हो जाएगा ए साइन थीटा डिवाइड बाई ए कॉस थीटा। ए साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, देखिए ए वाई, और ए कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, देखिए ए एक्स। तो यहाँ से साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा ना। देखिए ए और ए कैंसिल हो जाएगा, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए वाई बाई ए एक्स। ये यहाँ से भी निकाल सकते हैं आप, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया, ए वाई डिवाइड बाई ए एक्स।